नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। हेड कांस्टेबल से एएसआई बने हरिद्वार के 63 जवान। बताते चले कि एसएसपी और अन्य अधिकारी गण ने स्टार पहनाकर उनको बधाई दी और वहीं मुख्यालय द्वारा जारी सूची के तहत वरिष्ठता क्रम में अपर उप निरीक्षक बने जनपद हरिद्वार के 63 हेड कांस्टेबल को आज एसएसपी हरिद्वार भी अजय सिंह और अन्य प्रभारी गण द्वारा कंधे पर स्टार पहनाकर उनको प्रमोशन और बधाई दी गई और वहीं शुभकामनाएं भी दी गई। आपको बताते चले कि एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह द्वारा सभी को प्रमोशन के बाद बड़ी जिम्मेदारियों और अधिक तन्मयता और निष्ठा से निभाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया है। तो बताते चले कि हरिद्वार में 63 हेड कांस्टेबल एएसआई बने हैं। आपको बताते चले हरिद्वार में लंबे समय से पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात पुलिस कर्मियों को प्रमोशन और तोहफा भी मिला है। हरिद्वार पुलिस के 63 हेड कांस्टेबल को अपर उप निरीक्षक के पद पर प्रमोशन हुआ है और वही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने सभी जवानों के कंधों पर स्टार लगाकर मिठाई खिलाते हुए उनको बधाई दी और वही एसएसपी ने सभी प्रणोत पुलिस कर्मियों को अधिक मेहनत के साथ काम करने की भी सलाह दी है ताकि इस तरह समय के साथ उनका प्रमोशन होता रहे। वही आपको बताते चले कि एसएसपी अजय सिंह ने यह भी बताया कि मुख्यालय की ओर से वरिष्ठता क्रम में हरिद्वार के 63 हेड कांस्टेबलों की सूची जारी की गई है और सभी हेड कांस्टेबल पदोन्नत होकर उप निरीक्षक बने और प्रमोट हुए जवानों की खुशी में शामिल होते हुए सभी पुलिस कर्मियों ने मिष्ठान वितरित कर उनको बधाई दी है। उन्होंने कहा कि समाज में भयमुक्त माहौल बनाने के लिए पुलिस कर्मियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना है और यह तभी हो सकता है जब पुलिस दिन रात मेहनत कर लोगों के बीच भयमुक्त समाज का वातावरण दे। जिस तरह हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जनता के बीच रहकर उनमें सुरक्षा का भाव उत्पन्न करते हैं, उसी तरह पुलिसकर्मी नई जिम्मेदारी को और महत्वपूर्ण तरीके से निभाए ताकि उनके प्रमोशन होने का लाभ आम जनता को मिले। रिश्ता के आधार पर जो है पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रमोशंस किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में हरिद्वार जनपद में 63 लोग एएसआई पर प्रमोट हुए हैं। इन सभी को शुभकामनाएं दी गई है। जहां जहां पर हमारे अधिकारी प्रमोट होकर बने हैं रिश्ता के आधार पर, वहां पर चाहे क्षेत्राधिकारी हो, चाहे मैं स्वयं या कोई ना कोई अधिकारी उनसे मिलकर उनको स्टार्स भी पहना रहा। और वो चूँकि एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी बढ़ी है, साथ ही साथ एक उनके लिए इतने सालों के काम करने के बाद जो है उनको एक स्टार्स पहनने का मौका मिला है। तो ये सभी उसमें अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं जहाँ जहाँ वो अपने विजिट्स पर जा रहे हैं, साथ ही उनको शुभकामनाएं भी कर रहे हैं और उनको स्टार्स भी पहना रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में एमसीआई की टीम पहुंची, जहां टीम द्वारा पूरे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा कॉलेज के मेडिकल के छात्र छात्राओं के क्लासरूम और कॉलेज पूरे स्टाफ की जानकारी ली गई और साथ ही कॉलेज के भवनों और निर्माण का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान टीम द्वारा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को आवश्यक निर्देश देते हुए सभी खामियों को पूरा करने को कहा गया है। तो अल्मोड़ा में एमसीआई की टीम पहुंची, जहां टीम द्वारा पूरे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा कॉलेज के मेडिकल के छात्र छात्राओं के क्लासरूम और कॉलेज के पूरे स्टाफ की भी जानकारी ली गई और साथ ही साथ कॉलेज के भवनों और निर्माणों का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान टीम द्वारा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी खामियों को पूरा करने को कहा गया है। हर साल जो है हम लोगों का नया मेडिकल कॉलेज है, तो 2 बैच हमारे आ चुके हैं। ये तीसरे बैच के लिए जो है अभी इंस्पेक्शन हो रहा है, जो तीसरा बैच आएगा उसके लिए। तो ये पूरा जो है हमारा मेडिकल कॉलेज का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल का जो है पूरा राउंड लगाते हैं और यहाँ की जो फैकल्टी है उनका जो है वेरिफिकेशन करती है। सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, ट्यूटर, स्टाफ सभी का जो है बारीकी से जो है निरीक्षण करती है। ये हर साल जो है हम लोगों का नया मेडिकल कॉलेज है, तो 2 बैच हमारे आ चुके हैं। ये तीसरे बैच के लिए जो है अभी इंस्पेक्शन हो रहा है, जो तीसरा बैच आएगा उसके लिए। तो ये पूरा जो है हमारा
मेडिकल कॉलेज का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल का जो है पूरा राउंड लगाते हैं और यहाँ की जो फैकल्टी है उनका जो है वेरिफिकेशन करती है। सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, ट्यूटर, स्टाफ सभी का जो है बारीकी से जो है निरीक्षण करती है। ये हर साल जो है हम लोगों का नया मेडिकल कॉलेज है, तो 2 बैच हमारे आ चुके हैं। तो वही सितारगंज में जायट्स कंपनी के वर्करों से सितारगंज शहर में प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी तुषार सैनी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। वही ज्ञापन में लिखा गया कि सितारगंज सिडकुल में स्थापित कंपनियां लगातार गैरकानूनी तरीके से पलायन कर रही हैं और अब तक लगभग 63 कंपनियां गैरकानूनी तरीके से सितारगंज सिडकुल से जा चुकी हैं और कंपनियों के जाने के कारण अन्य स्थानों से आए हुए कर्मचारी जो कंपनियों में कार्यरत हैं उनका पलायन हो रहा है, जिस कारण क्षेत्र के व्यापार पर पूरा असर पड़ रहा है। वही आपको बताते चले कि जायट्स बैलेंस कंपनी को माननीय उच्च न्यायालय और वर्तमान शासन द्वारा अवैध बंदी करार दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके कंपनी नहीं खुल पा रही है। वही जायट्स कंपनी के भागने से 1200 कर्मचारी बेरोजगार हो गए और पिछले 250 दिनों से कर्मचारी धरने पर है और साथ ही ज्ञापन सौंपकर वर्करों ने कंपनियों का पलायन रोकने के लिए और जायट्स कंपनी को जल्द खोलने की भी मांग की है। मुख्यमंत्री जी के लिए जो ज्ञापन सौंपा गया है, अब तो ज्ञापन सौंपने का मौका आना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसी क्षेत्र का मामला है, पटना क्षेत्र का मामला। एसडीएम साहब रोज देख रहे हैं 250 दिनों से जायट्स कंपनी की अवैध बंदी हुई है। तो एक अपील की गई है मुख्यमंत्री से एसडीएम साहब के माध्यम से, जिसमें सर्वदलीय लोग समर्थन किए हैं, किसान सभा भी आई है कि आप जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेकर के ये बंदी जो अवैध घोषित हो गई उसको तत्काल खोलें। जिस तरीके से क्षेत्र की फैक्ट्रियां लगातार यहाँ से पलायन कर जा रही हैं, 63 फैक्ट्रियां यहाँ से जा चुकी हैं और उनके पलायन करने के बाद जो अन्य क्षेत्र से लोग हमारे कर्मचारी यहाँ पर कार्य करते हैं वो भी पलायन कर जा रहे हैं। अब तक लगभग जो है कि 15 से 16 हज़ार कर्मचारी यहाँ से जा चुका है। हमारा जो सारा व्यापार है यहाँ पे जितने भी हमारे अन्य क्षेत्रों से, चाहे वो खटीमा के हो, बाजपुर के हो या काशीपुर के हो या अपने लगाइए जसपुर के हो, बागेश्वर के हो, चंपावत के हो, रानीखेत के हो, गढ़वाल के हो, ये सारे लोग जो हमारे यहाँ काम करने आते हैं, इनसे जो आय उनको होती है वो 100 रुपये की आय में कम से कम 75 रुपये 80 रुपये हमारी व्यापार में हमारे यहाँ के क्षेत्र को जो है कि अर्जित कराते हैं। सीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के लिए जो ज्ञापन सौंपा गया है, अब तो ज्ञापन सौंपने का मौका आना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसी क्षेत्र का मामला है, पटना क्षेत्र का मामला। एसडीएम साहब रोज देख रहे हैं 250 दिनों से जायट्स कंपनी की अवैध बंदी हुई है। तो एक अपील की गई है मुख्यमंत्री से एसडीएम साहब के माध्यम से, जिसमें सर्वदलीय लोग समर्थन किए हैं, किसान सभा भी आई है कि आप जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेकर के ये बंदी जो अवैध घोषित हो गई उसको तत्काल खोलें। जिस तरीके से क्षेत्र की फैक्ट्रियां लगातार यहाँ से पलायन कर जा रही हैं, 63 फैक्ट्रियां यहाँ से जा चुकी हैं और उनके पलायन करने के बाद जो अन्य क्षेत्र से लोग हमारे कर्मचारी यहाँ पर कार्य करते हैं वो भी पलायन कर जा रहे हैं। अब तक लगभग जो है कि 15 से 16 हज़ार कर्मचारी यहाँ से जा चुका है। हमारा जो सारा व्यापार है यहाँ पे जितने भी हमारे अन्य क्षेत्रों से, चाहे वो खटीमा के हो, बाजपुर के हो या काशीपुर के हो या अपने लगाइए जसपुर के हो, बागेश्वर के हो, चंपावत के हो, रानीखेत के हो, गढ़वाल के हो, ये सारे लोग जो हमारे यहाँ काम करने आते हैं, इनसे जो आय उनको होती है वो 100 रुपये की आय में कम से कम 75 रुपये 80 रुपये हमारी व्यापार में हमारे आगे क्षेत्र को। तो वहीं बिजली चोरी के मुद्दे पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से लगातार कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसकी तहत के बताते चले कि यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं की शिकायत पर औचक निरीक्षण के दौरान एक उपभोक्ता को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वहीं यूपीसीएल की ओर से बिजली चोरी रोकने के लेकर इस समय लगातार कवायद तेज हो चुकी है और वही यूपीसीएल का कहना है कि प्रदेश में ऊर्जा की खपत ज्यादा है और उसके सापेक्ष उत्पादन कम होने की वजह से यूपीसीएल लगातार ऐसे उपभोक्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है और जो बिजली चोरी में संलिप्त है। वहीं यूपीसीएल की अधिशासी अभियंता पूजा रानी ने कहा कि उपभोक्ताओं द्वारा मिली शिकायत के अनुसार जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो हमने बिजली चोरी करते हुए एक उपभोक्ता पर कार्रवाई भी की और उस पर जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में भी इस प्रकार की गतिविधियों ने उपभोक्ता पाया गया तो जुर्माना के साथ ही उस पर सजा का भी प्रावधान किया जाएगा।
चेकिंग है जो भी हमारी चल रही है ना, और अगर हमें सूचना के आधार पर अगर कहीं पाया जाता है कोई भी कि लाइन हमारी डायरेक्ट है या दूसरी है या कोई मिसयूज ऑफ डायरेक्ट नेटवर्क हो रहा है, तो उसको हम जांच के लिए जाते हैं। एक्चुअली पिछले कई दिनों से डीजी बनकर घूम रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के साथ उसके बाउंसरों को भी वेपन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि पुलिस ने उनकी 5 गाड़ियों से सिडकुल चौकी में भी खड़ा कर दिया है और पुलिस उक्त आरोपियों के खिलाफ 2 मुकदमे पंजीकृत किए हैं। और बताते थे कि कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद की एक नीले कलर की याद बहन संख्या पूरी 26 एजे 1713 नीली बत्ती लगाकर आगे पीछे कुछ बाउंसरों की गाड़ियां लेकर गतिविधियां सामने आ रही थी। देर रात सिडकुल पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित माल में असलों से लैस रईस जादव ने जमकर हंगामा किया, जिस पर पुलिस ने 5 लग्जरी कार से 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ने बताया कि उक्त लोग वीआईपी होने के बाद कहकर घुसे और इनमें से 5 लोगों के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर और पिस्टल भी थी। मौके पर नीली बत्ती लगाई वीआईपी कार भी। उन्होंने बताया कि शस्त्र धारकों के पुलिस ने लाइसेंस चेक किए तो शस्त्र धारक ऑल इंडिया धारक और शस्त्र धारक उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारिता वाले हैं और सभी वाहनों के कब्जे में लेकर इन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। और उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में फदीरपुर बरेली निवासी अवधेश मिश्रा और बरेली के ही शराफत के खिलाफ अलग अलग धाराओं में पुलिस ने 2 मुकदमे पंजीकृत किए और साथ ही मौके पर मिले 5 वाहनों को सीज कर दिया गया है। संख्या में लोग जो है मेट्रोपोलिस मॉल में हुड़दंगी पना कर रहे हैं और जगह जगह अपना रौब दिखा रहे हैं और मतलब काफी चीजें जो है पद का रौब दिखा रहे हैं और वेपन्स लेके आ गए करके, तो वीवीआईपी टाइप्स आ गए करके। फिर बाद में पता चला कि एक स्विफ्ट डिजायर है जिसमें 3 स्टार लगे हैं, डीजी रैंक का सियाज में सियाज गाड़ी में 3 स्टार लगा हुआ एक गाड़ी था। वो डीजी रैंक का गाड़ी होता है, नीली बत्ती होता है। साथ में 3-4 और गाड़ियां थे जिसमें अलग अलग गवर्नमेंट व्हीकल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी करके लिखा हुआ है। तो 5-6 लोग थे, उनमें से कई लोग असलेदारी थे। तो बाद में इन सभी का सख्त पूछताछ किया गया। ना वो डीजी थे, ना वो डीजी के रिश्तेदार थे, कहीं पे कुछ भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और जो है अपने गवर्नमेंट में किस पद में है वो भी नहीं बोल पाया। फर्जी मतलब एक तरीके से फर्जी डीजी रैंक की गाड़ी यूज करना और सरकार मतलब एक तरह सा मतलब सरकारी ऑफिसर का जो पद होता है ना उसका गलत रूप से दुरुपयोग करना उस चिन्हों का, सरकारी चिन्हों का, इसके अपराध होना पाया गया है। लाइसेंस धारकों को सबको विस्तृत रूप से पूछताछ किया गया। कई लोगों के पास जो है केवल यूपी तक की लाइसेंस था पर उत्तराखंड एंटर कर दिए। उसके लिए 2 अलग अलग एफआईआर पंजीकृत करके उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका। भारी संख्या चंपावत जनपद के टनकपुर क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी में 2 बच्चों के डूबने की खबर सामने आई है, जिसके बाद बच्चों को ढूंढने की कवायद प्रशासन और स्थानीय लोगों की ओर से शुरू कर दी गई है। और वही सर्च अभियान को लगातार तेजी से चलाते हुए आज दोपहर तक पूरे 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन शारदा नदी में वह अमित उम्र 28 साल निवासी शारदा घाट और अंकित उम्र 10 साल निवासी फरीदपुर बरेली का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और वही एनडीआरएफ और जल पुलिस, अग्निशमन टीम और स्थानीय गोताखोरों के प्रयास अभी भी जारी है। वही दूसरी तरफ इस घटना से शारदा में बहे बच्चों की माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। 2 दिनों से शारदा नदी में डूबे हुए बच्चों के माता पिता को अब यकीन होना काफी मुश्किल हो गया है कि उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। वही अमित के पिता हरीश कुमार पेशे से सजमिस्त्री का काम करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। और अमित ने पिता हरीश कुमार ने बताया कि जिस वक्त यह दुखद घटना हुई है वो मजदूरी करने शहर से बाहर गए हुए थे और जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली तो मानो उनके पैरों तले जमीन धंस गई। वही उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द उनके बच्चे को किसी भी हालत में उन्हें मिल जाए ताकि उन्हें सब्र हो सके। कि उन्होंने बताया 2 दिनों से बच्चों की माता का हाल भी बहुत बुरा हो गया है। इस घटना से सब सदमे में हैं। वही अग्निशमन अधिकारी गिरीश सिंह बिस्ट ने बताया कि इस शारदा नदी में डूबे हुए दोनों बच्चों का रेस्क्यू टीम द्वारा अलग अलग प्रकारों से तलाश किया जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय पुलिस और जल पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ के जवानों द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से शारदा नदी में उतरकर रेस्क्यू अभियान को तेज किया जा रहा है। जैसे ही नदी में दोनों बच्चे मिल जाएंगे तो इसकी सूचना भी दी जाएगी।
सूचना मिली थी हम लोगों को। इसमें फायर सर्विस, SDRF और यहाँ की लोकल पुलिस है और आपके जल पुलिस भी है। अभी हम लोग सर्च अभियान भी जारी है। अभी बॉडी में नहीं मिल पाई है। 2 बच्चों की डूबने की सूचना मिली है। सर बच्चे का नाम है अमित, मैं पिता हूँ उसका। मेरा नाम हरीश है। करीब 1 बजे की बात है, 12 बजे की। मैं काम करता हूँ राजमिस्त्री का। मैं भूम मंदिर में काम कर रहा था। उसके बाद मेरे पास सूचना पहुंची, मैं आया तो प्रशासन लगा हुआ था, लेकिन अभी तक। तो वहीं मामूली कहासुनी के बाद दोस्त के साथ मिलकर युवकों पर फायरिंग करने वाले आरोपी कांग्रेस नेता प्रांजल गाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर और वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्तौल भी बरामद किए हैं, जबकि उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। और अभय चौहान पुत्र प्रमोद चौहान निवासी शांति कॉलोनी थाना रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर ने थाना ट्रांजिट कैंप देते हुए बताया कि वो अपनी दुकान पर बैठा था, तभी दुकान पर आए एक ग्राहक के द्वारा अपनी गाड़ी दुकान के सामने खड़ी कर दी और दुकान के अंदर आ गया। जहां अंदर आने के बाद कुछ देर बाद ही पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति नामालूम ऑफिस में घुस आया और दुकान में बैठे ग्राहक के साथ गाली गलौज करने लगा, जिस पर समझाने पर वो धक्का मुक्की करने लगा। वही कुछ देर बाद दोबारा मेरी अन्य व्यक्तियों के साथ आकाश गाबा और सन्नी गाबा के साथ आकर मेरे साथ मारपीट करने लगा, लेकिन कुछ देर के बाद मामला शांत होने के बाद सन्नी गाबा ने प्रांजल गाबा और उनके साथ कुछ अन्य 7 से 8 लोगों और वहां पर आकर फिर से मारपीट करने लगे। इतने में ही प्रांजल द्वारा अपने लाइसेंसी पिस्तौल से वहां पर फायरिंग करने शुरू कर दी। फायरिंग की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मामला पंजीकृत कर लिया और पुलिस ने आरोपी कांग्रेस नेता प्रांजल गाबा को आवास विकास चौकी क्षेत्र अंतर्गत मनोकामना द्वारा के पास से गिरफ्तार कर लिया और वहीं आई अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 32 बोर पिस्तौल और 1 जिंदा और 1 खोखा कारतूस भी बरामद किया है। और वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने पूछताछ अभियुक्त द्वारा बताया गया कि घटना दौरान इसी बरामद कर लिया गया और पिस्तौल से उसके द्वारा वादी पर जानने से मारने की नीयत से फायर कर दिया था। जानकारी मिली है कि मामूली सा पार्किंग विवाद को लेकर दोपहर को एक झगड़ा हुआ। उस दोपहर का झगड़ा को फिर रात को एक झगड़ा बढ़ाया गया और उस बढ़ाने के बाद जो है एक पक्ष द्वारा जिसे अपने घर से आकर जो है दूसरे पक्ष का रोड पर आकर उस पर पिस्तौल ठान के फायर कर लिया मल्टीपल राउंड्स करके। तो हम जो है बहुत ही सीरियस लेते हैं। आपको पता है मेरा नो कॉम्प्रोमाइज स्टैंड रहता है, 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। जानकारी मिली है अवैध नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी में बताते चले कि थाना पुलभट्टा में पुलिस ने 105 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी कीमत 11 लाख रुपए के करीब आकी गई है। मामले का आज एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी ने अपने कार्यालय में खुलासा किया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि थाना पुलभट्टा पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है और इसी दौरान रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलभट्टा से भंगा जाने वाली मार्ग पर एक व्यक्ति को पैर में संदेह हुआ है, जिस पर उसे रोका गया और उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 105 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद की गई है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राम बहादुर निवासी रंगपुरा शाही थाना शाही जिला बरेली उत्तर प्रदेश बताया है, जिसका खुलासे के दौरान बताया कि वह एक 10 टायर ट्रक का मालिक है और उसके वहां पर स्वयं चलाता है और उसकी पहचान 1 वर्ष पूर्व आकाश पुत्र राम अवतार निवासी बिल्होर थाना बहोड़ी जिला बरेली से हुई थी। कि भय मुक्त उत्तराखंड और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है 2025 तक। इसी के तहत माननीय डीजीपी साहब और आईजी साहब के निर्देशन में हम विभिन्न टीमें लगाए रखते हैं और नशा हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना विशेष रूप से उधम सिंह नगर में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो सबको जानकारी है हमको कि बरेली पीलीभीत से स्मैक की सप्लाई होता है, तो विशेष रूप से किच्चा सर्कल में हमें विभिन्न टीमें एक्टिवेट रहता है। कल रात को पुलभट्टा पुलिस की टीम को उनकी इतने दिन से कई दिन से मेहनत पे लगे थे, उनका एक बेहतरीन सफलता हासिल उपलब्ध हुई है। तो जिसमें जो है पुलभट्टा पुलिस टीम को जो है 105 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक
स्मैक तस्कर जो है गिरफ्तार में आया है और मौके से एक और बड़ा लेवल का स्मैक तस्कर है जो इसको डील के साथ में आया था, वो जो है मौके से फरार हुई है, परंतु हमने इसको आइडेंटिफाई करके इसको 29 NDPS एक्ट के तहत उसका नाम भी हमने उजागर करके उसको 29 NDPS एक्ट का मुकदमा भी हमने। तो वहीं हल्द्वानी में इन दिनों होली की धूम मची हुई है। पुरुष हो या महिला, बच्चे होली में रंगों में रंगे हुए हैं। कहीं खड़ी होली तो कहीं बैठकी होली का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं मंगलवार को भी नगर के अलग अलग स्थानों से होली गायन का आयोजन किया गया और गणपति बैंक्वेट हॉल में पूर्व शिक्षक और पूर्व विद्यार्थी भारतीय बाल विद्या मंदिर के तत्वाधान में होली महोत्सव का आयोजन किया गया और होलियारों ने सिद्धि के दाता विधिन विनाशक होली खेले नंद लाला आदि होली गीतों पर जमकर ठुमके लगाए और फूलों वाली होली मनाई। गणपति बैंक्वेट हॉल और पूर्व छात्र और शिक्षकों के द्वारा भारतीय बाल विद्या मंदिर हल्द्वानी के द्वारा आज यहाँ पर होली का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम 2-2:15 बजे से कुमाऊनी होली का कार्यक्रम है, जो राग मिश्रित होलियाँ हैं, जिसमें हल्द्वानी के बाहर से भी लोग कई आए हुए हैं, जैसे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और रानीखेत। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है मोबाइल। आदमी मोबाइल में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे राग आग से कोई लेना देना है ही नहीं। पहले क्या था, आदमी के पास समय होता था और इसका आनंद लेता था। सबसे बड़ा कारण इसका मोबाइल हो गया। होलियाँ पहले पुराने समय की थी, उसमें लोगों का व्यवहार और प्रेम जो है बहुत अच्छा था और गांव-गांव में घूमने और इधर-उधर लोगों को जो संपर्क कर करके लेकर के गांव से सभी लोग जो है उस चीज़ को अच्छा व्यवहार से काम करते। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।